जिसे हम करज कह रहे हैं और जिसे हम क्राइसिस कह रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या? अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो जिसे हम क्राइसिस कहते हैं वो और कुछ नहीं है, एक रॉन्गली डिफाइंड अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही है, ये बात भी हमने लास्ट बार की थी। एकदम सही। और क्राइसिस किस तरीके से करता क्या है एक्चुअली? क्राइसिस केवल इतना करता है कि जिसे हम संकट कहते हैं वो आपकी हिम्मत को तोड़ देता है। जब तक कोई परिस्थिति आपके हिम्मत को नहीं तोड़ पा रही तब तक आप उसे संकट कहते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो संकट है। ये सारा का सारा खेल केवल इतने से हिस्से में हो रहा है। और सिर्फ कोरोना नहीं, हम चाहें तो तमाम जिंदगी को उठा के देख सकते हैं। अभी सुनने वाला हर व्यक्ति अपने अपने जिंदगी में झांक कर देखे, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि जब जब परिस्थिति ने मेरी परीक्षा ली तो मैंने अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या दिया था? जब परिस्थिति ने मेरी परीक्षा ली, जब बंटवारे नहीं थी, जब बाजू देखने की बारी आई और दरिया दिखाई दिया जीवन में, तो उस समय हमने क्या किया? हमने पतवारों के ना होने का रोना रोया तो वो संकट है, और हमने बाजुओं को देख हाथों की पतवारें बना डाली तो वो मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। कितने ही लोग हैं जिनके हर किसी के जीवन में संकट आएंगे, संकट ना है ऐसा तो संभव ही नहीं है। देखिए, मानव जीवन है और इसमें जब हम नई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे तो सब कुछ अच्छा नहीं होता जाएगा। जब आप किसी खजाने की खोज में जाते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी सीरीज़ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब आप एक बड़े खजाने की खोज में हैं, जब आप किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तलाश में हैं, तो बीच में आपको तरह तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। और आप लाइफ में खुद की कैरियर को देख लीजिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको शुरू में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी, आपको साथ वाले लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, या आपको बाद में लगा कि मेरा डिसीजन कैरियर को लेके सही है क्या, मेरा नौकरी को लेके डिसीजन सही है क्या, मैं जिस जगह पे जाके अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ क्या मेरा वो नज़रिया सही है क्या। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हम यही कहना चाह रहे हैं कि क्राइसिस आदमी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि वो उसको किस तरह से देखता है। एकदम एकदम सही कहा आपने। अगर हम इसका साइको एनालिसिस करके देखें, हम ये देखें कि एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ लोग परिस्थिति के मुश्किल होते ही टूट के बिखरने लगते हैं, और कुछ लोग मुश्किल परिस्थिति को औजार बनाकर उसी से अपने लिए एक नई नीश कार्व करते हैं, अपने लिए एक अलग दुनिया बना लेते हैं। ऐसा क्या है? जो तुमने अभी ये लास्ट बात कही है, इससे जो आज का मेरा पहला सवाल था वो जुड़ गया है सीधा सीधा। कुछ लोगों ने ये एक सवाल किया है जो बहुत समय से मेरे भी कुछ वीडियोस फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है कि सर, अगर इस कोरोना के टाइम में किसी फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि जो इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर था, सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, प्यारे सब होते हैं, तो अगर किसी फैमिली मेंबर को फैमिली ने खो दिया है तो उस प्रकार के जो ट्रॉमा सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं पता नितिन, लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि यू मस्ट बी काउंसलिंग सम केसेस लाइक दिस। तो कुछ लाइट इस पे आप जरूर डालिए। लगातार, और सबसे ज्यादा मुश्किल केसेस जो होते हैं वो परिवार में जब ऐसी कोई अनहोनी घट जाती है तो उसके बाद ही काउंसलिंग के होते हैं। इससे पहले बस मैं अपनी करज और उसके साइको एनालिसिस को कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो करज और क्राइसिस है उसमें क्या होता है, तो तीसरा एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, वो है चेंज। हम में से 90% लोग कभी ये नोटिस ही नहीं करते कि हम परिवर्तन को स्वीकार करने में सहज हैं कि असहज हैं। इतना छोटा सा परिवर्तन कि आप बिस्तर के जिस तरफ सोते हैं, यदि वो तरफ बदल दी जाए तो क्या आपकी नींद प्रभावित होती है, या आप उस बदली हुई साइड की सुंदरता वो देख सकते हैं? बिल्कुल सही है। अब जब हम परिवर्तन के प्रति एक ऐसा भाव रखे हुए हैं जो परिवर्तन के विरुद्ध जा रहा है, तो अचानक अनजाने में हमसे एक भूल हो जाती है। वो ये है कि हम अपने अपने कंफर्ट जोन्स में एंटर करने लगते हैं।
और अगर दुनिया का कोई सबसे बुरा एड्रेस है रहने के लिए तो वो कंफर्ट जोन्स है। बिल्कुल सही है। और क्राइसिस केवल क्या करता है? क्राइसिस आपको ये एहसास करा देता है कि आप बहुत सारे कंफर्ट जोन्स में जी रहे हैं। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन छोड़ने जानते हैं, जो व्यक्ति, यदि आपको पता है कि परिवर्तन को कैसे हैंडल किया जाता है, तो आपके लिए क्राइसिस नहीं होगा, अ न्यू डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक छोटी सी 3-4 लाइन की कहानी कि आप सबने सुनी होगी ये कहानी कि पूरे गांव ने बारिश ना होने के कारण, अकाल के कारण परेशान होकर एक यज्ञ किया। पूरे गांव में बस एक बच्चा था जो छाता लेकर आया, क्योंकि केवल वही था जो दिल से मानता था कि वो जो हमारा कर रहा यज्ञ है सफल होगा। आपके यज्ञ सफल होंगे, इसकी आपको कितना विश्वास रहता है? आप क्या करते हैं? अब वापस आते हैं, जो आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा था कि डिमाइस का क्या करें, अगर कोई अनहोनी घट गई है फैमिली में तो क्या करें? 3 स्टेप ले। नंबर 1, रोने से व्यक्ति को कतई ना रोकें। जिसके भी परिवार में ऐसी कोई घटना घटी है, रोना ईश्वर की एक ऐसी देन है जो दुख को धीरे धीरे गलाता है। ये मान लें, ये आंसू नहीं है, अमृत की बूंदें हैं। जितनी निकलेंगी उतना दुख धीरे धीरे कम करेंगी। दूसरा, अपने आप को याद दिलाएं, जिस व्यक्ति के घर कुछ भी अनहोनी हुई है उससे बात करते हुए जितना उसके दिमाग को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उतना ही आप उसकी मदद कर सकते हैं ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। छोटी छोटी बातें कीजिए, चाय की बात कीजिए, बिस्किट की बात कीजिए, कुछ मुझे भूख लग रही है बना के दे दो, ऐसी बातें कीजिए। कुछ भी करके उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए। तीसरा, उसको बताइए कि एक शब्द बोलता है वो व्यक्ति जिसके घर में कोई अनहोनी घटी होती है, वो कहता है मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो उसे बताइए ये याद करना मस्तिष्क का एक गुण है। याद तो गाना भी आता है जो हम बार बार सुनते हैं, पर जितना हम उसे दिमाग में रिपीट करते जाएंगे उतना वो और दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो जब याद आए तो मुस्कुराओ और उसके लिए प्रार्थना करो कि वो जिस भी जगह है वो अब अच्छी गति को प्राप्त हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क में एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करते चले जाएंगे कि ये व्यक्ति इस संसार से विदा हो चुका है, और आने जो गया उसकी कमी महसूस ना हो। तो ऐसा तो नहीं होगा, पर हाँ धीरे धीरे एक चेंज के आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि अब तमाम जिंदगी उस व्यक्ति के बिना काटनी है, और ये एक वास्तविकता है। देखो नितिन, मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 9 महीने में देखा है जिनके साथ ऐसा हुआ है, और कई परिवारों में तो एक से ज़्यादा डेथ भी हुए हैं। चाहे वो डेथ उनके परिवार के बहुत ही बुजुर्ग सदस्यों के हुए हैं, और हो सकता है कि डे टू डे बेसिस पे आजकल के बच्चे इतना इंटरेक्शन भी नहीं करते हों, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं और साल में 1-2 बारी आके अपने बड़े बुजुर्गों को वो संभालते हैं। लेकिन दुख होता है क्योंकि परिवार में ये जो बॉन्डिंग है ये नेचुरली बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आपके उस दुख को कोई भी तकनीक कम कर सकती है। वो दुख है, आपको कोरोना इस रूप में याद रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि नितिन ने कहा कि अब उस मृत आत्मा या जो चली गई है उसको अगर हम सुख देना चाहते हैं तो अब हमें उस दुख को भूलकर, अगर उन्होंने हमें कोई मैंडेट दिया था, अगर उनसे रिलेटेड कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो हम अचीव कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने ये दर्द सहा है। मिलियंस ऑफ फैमिलीज हैं जिन्होंने इस तरह के लॉसेस सहे हैं, और कई फैमिलीज में तो बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति बनी है। तो मेरा तो एक ही मतलब है, मैं कंपैरिजन नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जैसा नितिन ने बताया है कि डिस्ट्रैक्ट होकर, और मेरे ख्याल से अगर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये होगा। और मैं तो इसमें एक बात और ऐड करूंगा नितिन, कि जो लोग चले गए हैं आज हम उन्हें जब याद कर रहे हैं तो ये भी याद करिएगा कि जब वो जिंदा थे तो हम उनको कितनी वैल्यू देते थे। बहुत शायद जब तब आपका जो आपके आसपास के लोग हैं उनके प्रति प्यार बढ़ेगा, उनके प्रति अफेक्शन बढ़ेगा, उनकी वैल्यू आपके लिए बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये मैसेज भी कोई कम मैसेज नहीं है, और शायद हम लोगों ने इस मैसेज को इस बार कोरोना के समय में बहुत नजदीक से महसूस किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक शेर हो जाए इसमें। हाँ, वाह। ये अलग बात है
ये अलग बात है, आंधियां मेरे बस में नहीं। ये अलग बात है, आंधियां मेरे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। वाह। कितने चिराग जलाए हैं ये जरूर पूछेगा अपने आप से। चिराग जलाते रहिए, उमंगे फैलाते रहिए, जीवन को जीवंत बनाते रहिए। बिल्कुल। तो एक मैं सवाल और पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये शायद हर फैमिली में इशू रहा होगा। बहुत सारी फैमिली से काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं और काफ़ी लोग आइडेंटिफाई शायद इस प्रॉब्लम के साथ करेंगे कि जिनके घरों में भी किशोर या युवा बच्चे थे, बहुत समय तक उनको अपने घर के अंदर रहना पड़ा क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और अभी भी नहीं खुले हैं बहुत सारी जगह तो। और ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने लगाई, वो जैसे लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत स्ट्रिक्टनेस से लगी, या बच्चों ने इसमें कितना इंटरेस्ट लिया, वो अलग अलग केसेस रहेंगे। लेकिन लगातार घर के अंदर एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहने से और केवल सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से इंटरेक्ट करने से बहुत तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स युवाओं को हुई है, किशोरों को हुई है। और शायद हर पेरेंट्स, हर फैमिली के मेंबर महसूस करते होंगे कि किसी भी परिवार में एक से दो से या ज़्यादा बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम हुए हैं कि बच्चों ने आपस में भी दूरी बना ली एक दूसरे से, फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए भी एक दूरी क्रिएट कर ली मन में। तो आप ज़रूर ऐसे भी कुछ ना कुछ केस की काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं हम आज के अपने इस एपिसोड में उस पर भी बात करें। एकदम सही कहा सर आपने, और वास्तव में ऐसा हुआ है। अभी 8th क्लास से लेकर और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कम से कम 10 से 12 का नंबर है, ओके। जिन्हें इस कोरोना पीरियड ने मेंटली इम्पैक्ट कर दिया। 2 काम किए कोरोना पीरियड ने। पहला, जो कोई बॉर्डरलाइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लोग थे, उनके उस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को बाहर निकाल दिया। ओके। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को बॉर्डरलाइन इश्यूज दे दिए। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग चिड़चिड़ाहट और पेरेंट्स के साथ गुस्सा, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा 1 साल बेकार हो गया, इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ आने लगे। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेट ने धोखा दे दिया, या अचानक उनको जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनके साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पर 2 केसेस यहाँ मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनके साथ हमने जो काम किया, शायद हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे मित्र, वो भी उसे आजमा सकते हैं। ओके। और उनको बहुत फायदा हुआ उससे। जैसे हमारे पास एक 8th क्लास का स्टूडेंट थी। उस 8th क्लास की स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अचानक उसके पेरेंट्स के साथ उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके। वो बहुत वायलेंटली बिहेव करने लगी, इवन सामान फेंकने लगी। और पेरेंट्स के साथ साथ उसका जो, जबकि वो टॉपर हुआ करती थी, अचानक उसके पढ़ाई में भी उसने कहना शुरू कर दिया कि पढ़ाई शुरू करती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। और पढ़ाई को लेकर जो पेरेंट्स कहते थे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, उसके साथ लगातार दिक्कत आने लगी। ओके। पर आप जानते हैं हमने सबसे पहले काम क्या किया? ओके। हमने उसके पेरेंट्स को काउंसल किया जी। और जब हमने उसके पेरेंट्स को काउंसल किया तो उसकी मदर से बात करने के बाद हमें मालूम चला कि उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे स्केड्यूल को लेकर। ओके। अब फादर भी घर पे बैठे हैं और बच्चा भी घर पे बैठा है। पहले तो फादर ऑफिस रहा करते थे तो स्ट्रिक्ट फादर चल जाते थे, ओके। पर अब घर में जब फादर इतने स्ट्रिक्ट हैं और लगातार मौजूद हैं, तो क्या हुआ, फादर की उस स्ट्रिक्टनेस ने बच्चे और फादर के बीच में एक तो बहुत जबरदस्त टसल स्टार्ट कर दिया। और ये जो टीन एजर्स होते हैं, ये लगातार विद्रोह की प्रवृत्ति के साथ होते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी ये बिल्कुल नई वाली टीनेजर जो जी। जनरेशन है, जी। इसमें ये चीज़ थोड़ी और भी ज़्यादा है, एकदम। बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एकदम हमारे मुकाबले में जब हम एकदम लोग टीन्स थे या जब आज टीन्स। एकदम। तो हमने सिर्फ क्या किया, पहले फादर को काउंसल किया और फादर मदर से कहा कि आप दिन में ये नियम बना लीजिए कि आप 5 बार से ज्यादा इस बच्चे को नहीं टोकेंगे। और दूसरा, हमने उनसे कहा कि एक आधा घंटे का टाइम ऐसा रखिए जिसे फैमिली टाइम डिक्लेयर कर दीजिए, जिसमें आप बच्चे से ना पढ़ाई की बात करेंगे, ना कोई इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, बस केवल और केवल मस्ती की बात की जाएगी। 1 हफ्ता हमने केवल ये स्केड्यूल चलवाया। उसके बाद वी कॉल्ड द गर्ल और उससे 7 फिर सेशंस किए हमने।
तो उसने बताया कि वास्तव में उसको सर में दर्द होने लगता है जब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है। सर में दर्द ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से उसको क्यों हो रहा था? बहुत सिंपल सिंपल रीजंस थे। उसका पोस्चर गलत था। जब मैंने उससे पूछा कैसे पढ़ती हो, तो उसने ऐसे गर्दन करके दिखाया। तो जब आप 8-8 10-10 घंटे ऐसे गर्दन कर रखेंगे तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने लगेगा। दूसरा, वो लाइट बहुत डिम रखती थी। और तीसरा, वो मोबाइल पर अपनी क्लासेस अटेंड करती थी। यदि आपका बच्चा क्लासेस या ऑनलाइन है तो कम से कम 3 चीज का ध्यान तो रख सकते हैं हम लोग। पहला, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड, स्क्रीन बड़ा होना चाहिए। थर्ड, आई के लेवल पे होना चाहिए और राइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। वरना क्या होगा कि छोटे छोटे इरिटेंट्स प्लस जो पूरा कोरोना काल का माहौल है वो अचानक कोई एक उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे तो नितिन, जो तुमने अभी एक बात कही ना, मैं खुद इसका शिकार था कि जब शुरू में अप्रैल मई के महीने में मुझे कुछ वेबिनार्स वगैरह में बोलने का मौका मिला, तो मुझे लोगों ने बार बार कहा कि सर आप किस तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके चेहरे की बजाय आपके बाल दिख रहे होते हैं। तो मैंने खुद ने महसूस किया कि अगर मैं 500-700 रुपए का एक ट्राईपोड लाके पहले ही ले आता तो लोगों को मैं बहुत अच्छे से और भी अच्छा इंटरेक्ट कर सकता था, क्योंकि अगर वो मुझे देख के मेरी बात सुन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा असर होता। तो मुझे लगता है कि हम कई बार ये छोटी छोटी डिवाइसेस और छोटे छोटे ऑप्शंस पे भी बात नहीं करते, जबकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता सा तरीका था। आपने लाइट की बात कही। लाइट हमारे घरों में ट्रेडिशनली जैसे चल रही होती है, हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश नहीं करते। कुछ बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे बात होती नहीं है, और जब साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो उसके चिल्लाने पे हमारा भी गुस्सा भड़कता है, हम भी चिल्लाते हैं, और फिर चिल्लाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो चिल्लाने का कंपटीशन है, इसी से मुझे दूसरा एक केस याद आता है। बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूं ताकि वक्त की पाबंदी के साथ भी हम लोग चल रहे हैं। कि एक और मेट्रो सिटी का एक लड़का की काउंसलिंग हमारे पास आई और वो बहुत वायलेंट था, सामान फेंक रहा था। जब हमने ध्यान से देखा तो पाया कि वास्तव में पेरेंट्स ने जब उसका स्केड्यूल, मैंने कहा आप ऐसे नहीं, आप मुझे 24 घंटे उसका स्केड्यूल मॉनिटर करके बताइए, तो मालूम चला कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। उसको खाना भी कमरे में दिया जा रहा था और वो वहीं बैठकर या तो वीडियो गेम खेलते रहता था या फिर वो अपने सोशल मीडिया पे लगा रहता था, क्लासेस पे लगा रहता था। एक छोटा सा परिवर्तन। कोरोना ने बैल्कनी में जाने को मना नहीं किया था, कोरोना ने सनराइज देखने को मना नहीं किया था, कोरोना ने सनसेट देखने को मना नहीं किया था, ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करने के लिए मना नहीं किया था। छोटे छोटे परिवर्तन लाते ही अचानक उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आना शुरू हो गया। और एक जो आपने बात कही ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चिल्लाने का कंपटीशन शुरू होता है, यदि आपके परिवार में शुरू हुआ हो और कोरोना ने इसे बढ़ा दिया हो, तो अभी देखिएगा इसे कम करना शुरू कीजिए। कौन कौन गलत है, इससे ज्यादा गलत है कि कौन गलत तरीके से बोल रहा है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, मुझे ये एडवाइस मैं तुम्हारी तरह ऑफिशियली तो नहीं दे सकता, लेकिन अनऑफिशियली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार अगर हम ठंडे दिमाग से ये सोचें कि हमारे बच्चे के हमारे साथ क्या इशू हैं, और अगर हम थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करने की कोशिश कर लें कि अगर मैं थोड़ी देर कुछ पर्टिकुलर वाक्य जो तुरंत बोल के अपने गुस्से को शांत करने वाला हूँ, एक्चुअली वो आपके अंदर के गुस्से को शांत करें ही नहीं करें, लेकिन दूसरी तरफ मामले को भड़का देंगे। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद एक ये बहुत अच्छा समाधान है। और दूसरा ये हो सकता है कि अपने बच्चे को थोड़ा ठंडा होने पर ये समझा के देखिए कि एक बार अभी अभी ये सोच के बता कि आखिर तेरी जिंदगी में इतना बुरा क्या है कि तू इतना परेशान है। और वो अगर एक बार आपके कहने पे सोचने लगे तो वो देखेगा कि वो बहुत सारे बच्चों के मुकाबले आप उसे बता सकते हैं कि कैसे आप उसे एक बेहतर रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो कोशिश नहीं कर रहा होगा। रिसोर्सेज सबके अलग अलग हैं, है ना। अब यहाँ रिसोर्सेज वाली बात पे मैं एक बात बहुत कहा करता हूँ, तो शायद यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, और शायद अगली बार की थीम में इसी पे काम कर लेंगे। और वो ये है कि कोरोना में हम सब लोग एक ही तरह के तूफान में फंसे हुए थे, लेकिन उससे बाहर निकलने की नाव हमारी अपनी अपनी थी। एकदम सही। तो किसी की नाव बहुत बड़ी थी तो जरूरी नहीं है कि वो तूफान से बड़े आराम से निकल गया। अगर किसी की नाव छोटी थी लेकिन उसकी नाव खेने की ताकत, वो आपके बाजू आ गए। अब अगर हमारी नाव खेने की ताकत अच्छी थी तो नाव के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो भी अपनी नाव को निकाल कर ले गए, वरना बड़े बड़े जहाज डूब गए। बहुत प्यारी बात कही, क्या बात कही।
एक यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन जरूर ऐड करना चाहूंगा। यदि आपके परिवार में कोई भी, और खासकर बच्चा, बच्चा वर्ड एक्चुअली मैं पसंद नहीं करता हूं, यंग एडल्ट, कोई ऐसा है जो वायलेंट हो रहा है गुस्से में, तो प्लीज उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये वायलेंट बिहेवियर आगे जाकर उसके पूरे व्यक्तित्व, उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। बचपन से ही ध्यान दीजिए, आप बात कीजिए बच्चे से, हम जैसे किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। अगर आप एक्सपर्ट की राय नहीं लेना चाहते तो अपने आप भी हैंडल कर सकते हैं, पर इग्नोर मत कीजिए, किसी भी हालत में इग्नोर मत कीजिए। मुझे लगता है कि इग्नोर करने से आपको फ्यूचर में कई बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप सोचेंगे कि अभी मैं इस छोटे से संकट में ना घुस के खुद को थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म शांति दे लेता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि वो लॉन्ग टर्म में बड़े लेवल की अशांति में तब्दील एकदम। होगा। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिशन्स में से एक आईएएस, जिसे नवीन ने भी क्लियर किया है, क्लियर करने वाले व्यक्ति जिसने कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको आईएएस क्लियर करने के लिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। उस मेहनत को पचा जाने वाला एक व्यक्ति और एक किसी छोटी सी घटना से सुसाइड कर लेता है। इससे एक चीज जरूर मालूम चलती है कि यदि हमने अपनी मानसिक मजबूती पर काम नहीं किया तो सब कुछ पाकर भी हम कभी भी खाली हाथ हो सकता है। सुसाइड को ही चिंता मत कीजिए, सुसाइड तो एक दुर्घटना की तरह मान लें, पर हर रोज जो मरना है वो भी तो एक घटना है जो नहीं होनी चाहिए। जो पिछली बार की भी बात थी कि जिंदगी में जिंदगी जरूर होनी चाहिए। मैं अपनी टिप दे रहा हूं, फिर अंत में आप पर आता हूं। बिल्कुल। उससे पहले एक शेर हो जाए। हाँ, व्हाई नॉट। वो सहारे भी नहीं, वो सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। वो सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। कट चुके जो हाथ, कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। वाह, क्या बात है। कभी मत सोचिए कि हमारे पास क्या था जो अब खो गया। अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा। तमाम उम्र जिन लोगों ने भी वर्ल्ड हिस्ट्री को डिफाइन किया है, वो सब दूसरों, कमजोर लोगों की भाषा में किसी एक क्राइसिस में फंसे हुए लोग थे। क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वो केवल इतना छोटा सा काम कर पाते हैं कि वो अपने चेंज मैनेजमेंट को बेटर कर पाते हैं। वो अपने आप को पहले से तैयार कर पाते हैं हर परिवर्तन का स्वागत करने के लिए, हर कंफर्ट जोन को तोड़कर उससे बाहर आने के लिए। आज यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने किसी एक कंफर्ट जोन को पहचान कर उसे तोड़ने का खुद से वादा कर लें, तो नवीन और नितिन का आपसे बात करना सफल हो जाएगा। आज यदि आप केवल यह पहचान लें कि क्या आप परिवर्तन में अच्छे हैं कि नहीं हैं, और किसी एक दिशा में परिवर्तन की तरफ काम करने लगे, तो हमारा आपसे बात करना सफल हो जाएगा। अब आपकी बारी। नितिन, मैं तो चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स या जो कंसर्न फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको शायद हमारी बातचीत के जरिए अपने घर में कोई याद आ रहा होगा कि जिसको कोरोना के टाइम में या इवन अब तक तरह तरह के साइकोलॉजिकल या मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, और उसको देखकर वो लोग बार बार दुखी हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही प्रॉमिसिंग था और इसमें तो बहुत पोटेंशियल थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया है कि अब वो पोटेंशियल और वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है और नेगेटिविटी आ गई है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि एनकरेज करें। मैं तो ये बात पिछली बार भी बोल रहा था, मैं दोबारा फिर बोलूँगा कि एनकरेजमेंट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर इस समय किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी कम हुई है तो आप पूरी तरह नॉर्मल हैं। बहुत ही कम लोग रहे होंगे जो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रख पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि इस समय में अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह का संकट था। लेकिन बार बार लोगों को ये याद नहीं दिलाएं कि उन्होंने क्या खो दिया है। हो सके तो लोगों को ये याद दिलाइए कि वो अब क्या क्या पा सकते हैं। तो मेरा पूरे जो हमारे यंग जनरेशन है, जो कि अगर बाई चांस हमारा वीडियो देख रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर वीडियो देखती है, क्योंकि मुझे तो इस पर भी कई बार डाउट होता है कि वो इतने आजकल नॉर्मली भी इतने अनस्टेबल होते हैं कई बार कि वो चीज़ों को सर्व करते रहते हैं, चीज़ों को बार बार चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई हमारे इस हिस्से तक पहुँच पाए तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके परिवार के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, जब आप बड़े आराम से ये कह देते हैं कि
आप हमें प्यार नहीं करते हैं, या मुझे तो अपना करियर नहीं बनाना है, या मुझे तो मेरी लाइफ को आगे नहीं लेके जाना है, उनकी उम्मीदों पर किस तरह का पानी फिर जाता है, वो किस तरह की चिंता में घिर जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो कृपया करके इन्हीं लोगों के भरोसे हमें धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप में बहुत पोटेंशियल होगी, लेकिन उस पोटेंशियल को शेप करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो ये लोग आपके लिए बनाते हैं। तो इनको वैल्यू दीजिए। और मैं आपको दावे से कहता हूं, ये लोग उस नमक की तरह हैं जिसका एहसास आपको तब होगा जब बेसवाद खाना आप खाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि नमक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आप कभी भी दुखी मत करिए, उनकी बात को सुनिए, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम उनको जरूर समझाइए, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात सुनने के बाद आप खुद को ये तसल्ली देने लगेंगे कि अरे ये नहीं जानते, वो हमारा कंसर्न नहीं समझते। माँ बाप और हमारे आसपास के लोगों के से ज़्यादा हमारे कंसर्न कोई नहीं समझता, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस एपिसोड से नितिन काफ़ी सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए ओपन है। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इनबॉक्स में, या हमारे इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। और अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा किस्सा है कि कैसे आपने कोरोना के समय में अपने आप को मुसीबतों से बाहर निकाला, या आपके आसपास किसी को आप जानते हैं जिसने दूसरों के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, लेकिन इससे दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है, तो प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करिए। हम आने वाले किसी एपिसोड में बिना नाम लिए आपके उस किस्से से लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। तो शायद आज के लिए गुड बाय कहने का टाइम आ गया है नितिन। Thank you. Thank you And very much. please do like, subscribe, and share this our theme of positivity, because what we are trying to do is we are trying to spread smile right now. Thank you very much. This Thank is you. Naveen Nitin.